नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का सेविंग से जुड़ा खास शो पासबुक द सेविंग शो। आरबीआई ने दिसंबर 2025 के मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। साल 2025 में रेपो में कुल 1.25% की कटौती हो चुकी है। रेट कट के बाद लोन सस्ते होने की उम्मीद तो बढ़ती है, लेकिन एफडी निवेशकों के लिए चिंता ये है कि अब एफडी दरें घट सकती हैं। कुछ बैंक पहले ही एफडी रेट्स में कटौती कर चुके हैं और जनवरी 2026 से और बदलाव की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या ये ऊंची एफडी दरें लॉक करने का आखिरी मौका है? आज के शो में हम एफडी की सही रणनीति, टेन्योर और विकल्पों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, आज के शो में हम क्या बात करेंगे वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। रेपो रेट कटौती के बाद क्या लॉक कर दें एफडी? तो ये एक सवाल है कि क्या आपको एफडी जो है वो लॉक कर देनी चाहिए। किस टेन्योर में एफडी कराने में सबसे ज्यादा समझदारी है? बैंक एफडी वर्सेस डिजिटल एफडी, सबसे ज्यादा आपके लिए क्या बेहतर है? और एफडी नहीं तो क्या है निवेश का ऑप्शन? तो इन सब पर, इन सारे पॉइंट्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम देखते हैं एक निवेशक की कहानी जिन्होंने एफडी को लेकर ही एक ही जगह न लगाकर लैडर बनाई और रेट कट के बीच भी बेहतर औसत रिटर्न उन्होंने पाया। पटना के राजीव राय की 3 साल की बैंक एफडी इसी महीने मैच्योर हुई है। रेट कट की खबर के बाद उन्होंने पूरी रकम एक साथ नई एफडी में लॉक करने के बजाय 1, 2 और 3 साल की 3 एफडी बना दी, यानी एफडी लैडरिंग। इससे उन्हें हर साल एक हिस्सा मैच्योर होकर नई दरों पर रिन्यू करने की सुविधा मिली। साथ ही उन्होंने बैंक एफडी के साथ एक छोटी राशि केवल कॉर्पोरेट एफडी में रखी, जहां रेट थोड़ा बेहतर था, लेकिन जोखिम समझकर रकम सीमित रखी। नतीजा लिक्विडिटी बनी रही और औसत ब्याज दर भी बेहतर रही। तो आज हमारे साथ हैं सेविंग एक्सपर्ट मनी ट्री के को-फाउंडर सिद्धार्थ शर्मा जी, जो एफडी दरों के ट्रेंड, सही टेन्योर, टैक्स प्लानिंग और डिजिटल कॉर्पोरेट एफडी के जोखिम फायदे आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि बैंक एफडी में और कॉर्पोरेटिव एफडी में सबसे बेहतर ब्याज दर कैसे मिलता है? अंजलि, देखिए, बैंक एफडीज और कॉर्पोरेट एफडीज जो होती है, दो अलग अलग पहलू होते हैं एफडीज के। बैंक एफडीज जनरली बैंक्स लॉन्च करती है, जैसे कैनरा बैंक की एफडी हो गया, एसबीआई बैंक का हो गया, आईसीआईसीआई का हो गया, कोटक बैंक हो गया, जो मोर और लेस एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है। और वो क्या होता है? एक रेपो रेट होता है, रेपो रेट के ऊपर एक कॉरिडोर होता है। तो उसमें जब एडिशन हो जाता है, तब एक एफडी का एक जो ब्याज दर होता है वो एक सीमित होता है और वो एक लिमिट लगाकर वो इन्वेस्टर्स को मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब हम कॉर्पोरेट एफडीज की बात करते हैं, जैसे श्रीराम की कॉर्पोरेट एफडीज या फिर बजाज की कॉर्पोरेट एफडीज की अगर हम बात करें, तो वो एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जनरली कॉर्पोरेट एफडीज 1 से 2% की जो ब्याज दर होती है उनकी ज्यादा होती है विज़ अ बैंक एफडी। और उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट एफडीज के जो, वैसे तो जनरली देखा जाता है कि कॉर्पोरेट एफडीज डिफॉल्ट नहीं करते हैं, बट क्योंकि उनके चांसेस ऑफ डिफॉल्ट चाहे वो 0.01% भी क्यों ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा होता है विज़ अ बैंक एफडी, तो वो कॉर्पोरेट एफडीज के जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉर्पोरेट एफडीज के जो इंटरेस्ट जो लॉक होते हैं वो थोड़े से हायर रेट पे होता है। हाइपोथेटिकली अगर एक बैंक एफडी एक 7.5% पर लॉक होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 365 डेज की, एक कॉर्पोरेट एफडीज 9.5% की लॉक होता है। नाउ कॉर्पोरेट एफडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच होता है। कॉर्पोरेट एफडीज में भी डिफरेंट टाइप की एफडीज होती है। कुछ हाईएस्ट क्वालिटी की एफडी होती है, वो लेट्स से 7.5% या 9% पर ब्लॉक होती है। कुछ लोअर क्वालिटी की एफडीज भी होती है जो आपको 10 से 11% भी देती है। तो बैंक एफडीज और कॉर्पोरेट एफडीज दोनों अलग तरीके से बिहेव करती है, बट यस, अंडरलाइनिंग एसेट दोनों की एक रेपो रेट होता है। अगर रेपो रेट कम होता है, जो आरबीआई कम करता है, तो एफडी के रेट्स भी कम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इन्वेस्टर्स जो जनरली एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको घाटा हो जाता है। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी में अगर हम इसे समझें कि इसमें किसी तरीके का नुकसान है, तो कौन कौन से ऐसे नुकसान जो हैं वो इन्वेस्टर्स देखते हैं सर?
बैंक एफडी का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो एफडी के जो रोलिंग एफडी के जो रिटर्न्स है वो भी कम हो जाते हैं। जनरली देखा जाता है कि एफडी के रेट अगर लेट्स से 6% है और एक इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री की जो एक इन्फ्लेशन है जिसको महंगाई के ब्याज दर भी बोलते हैं, लेट्स से अगर वो 4% है तो ऑलमोस्ट 6 - 4 2% को आपको एफडी रिटर्न्स मिलता है, उस पर भी आपको 30% का टैक्स लग जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक यही है कि अगर रेपो रेट कम है, बिनाइंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर एक ऐसे सिनेरियो में हम मूव करते हैं तो एफडी के रेट्स कम हो जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज ये कि एक एफडी का मतलब लेट्स से कभी डिफॉल्ट हुई नहीं इंडिया में बैंक्स, बट अगर डिफॉल्ट होता है तो 5 लाख तक का एक जो न्यूनतम एक अमाउंट है वो फिक्स है, वो पहले इनिशियली 1 लाख हुआ करता था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये दोनों सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेज है, जो एक बैंक एफडी से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट एफडी से मैंने आपको बता दिया कि कॉर्पोरेट के डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर आप डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप AAA रेटेड अगर आप एफडीज लेते हैं तो उसके चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, बट स्टिल यही रीजन है कि कॉर्पोरेट एफडीज के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। नाउ द ओनली थिंग इज कि लेट्स से अगर कॉर्पोरेट एफडी वाइप ऑफ होती है तो आपका पूरा पैसा वाइप ऑफ होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बड़ा जो खतरे का जो एक रेड फ्लैग जिसको बोलते हैं वो यही है कि आपके एक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जब भी आप अपने एफडीज को रोल ओवर कराते हैं, आपके जो एफडीज के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम ब्याज दर पे लॉक इन हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा निराश होना पड़ता है क्योंकि उनको जो पहले ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे अब वो कम रिटर्न्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और सर कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हायर एफडी रेट्स हैं तो उसको अभी लॉक कर दें, ये आखिरी मौका है, तो इस बात में कितना दम है, कितनी ये बात सही है और इसे इन्वेस्टर्स किस तरीके से देखें? देखिए अंजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम एक ऐसे इंटरेस्ट रेट साइकिल में मूव कर रहे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कम हो रही है। जैसे अगर आप यूएस में भी देख लें जहां पे 10 इयर्स यील्ड्स जिसको हम या G-Secs बोलते हैं, जो उनके जो एक ब्याज दर है वो भी कटती जा रही है। इन द सिमिलर मैनर इंडिया में भी जो 10 इयर्स यील्ड्स या फिर ब्याज दर है, चाहे वो 3 इयर्स हो, चाहे वो 5 इयर्स हो, चाहे वो 10 इयर्स हो, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। और क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप अपनी एफडीज को अभी लॉक इन करते हैं तो आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट्स पे आप लॉक इन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी जब एफडीज मैच्योर हो रही हैं तो वो एक रोलिंग इंटरेस्ट रेट, एक रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे वो एफडीज मूव हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो ब्याज दर है वो भी कट हो जाएंगी। सो दैट इज व्हाई ऐसा बोला जाता है कि बेहतर यही है कि आप अपनी अभी एफडी के रेट्स को ब्लॉक कर दें, सो दैट जो भी मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस समय मिल रहा है वो आपको कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में या कॉन्जिक्यूटिव सेमी एनुअली या एनुअली आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक रीजन है जिसके कारण एफडीज एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज है जब हम एक रिड्यूस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में मूव करते हैं। बिल्कुल। और सर 2-3 महीनों में अगर एफडी मैच्योर होने वाली है तो क्या उसे अभी रिन्यू कर लेना बेहतर है या फिर इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें? वेल अंजलि, अगेन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस ज्यादा है और अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो एफडी के ब्याज दर भी कम होंगे। तो अगर उनके पास ये प्रोविजन है कि वो इस इंटरेस्ट रेट पे अपने एफडीज को लॉक इन कर दें तो इट इज बेटर कि वो ये इनके लिए एक बेटर सिनेरियो, एक बेटर प्रोपोजिशन सिद्ध होगा जहां उनके एट दिस रेट आप अपने एफडीज को आगे रोल इन करा सकते हो और आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट से निराश भी नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर एफडी का सही टेन्योर किस तरीके से चुना जाना चाहिए कि 1 साल 2 साल या फिर 3 to 5 इयर्स, कौन सी सिचुएशन में ये सबसे बेहतर है? देखिए अंजलि, ये जो सवाल है ना, ये एक जर्नलिस्टिक तरीके से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। मैं इसका आंसर को देने के लिए मैं आपको 2 सिनेरियो लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो वो जिसमें हम अभी मूव कर रहे हैं जहाँ पे ब्याज दर कम हो रही है, जहाँ रेपो रेट कम हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट कम हो रहा है, सीआरआर कम हो रहा है, एसएलआर कम हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो फ्लो आउट हो रही है बैंक से क्योंकि एफडी के ब्याज दर कम हो रहे हैं। इस केस में अगर आप डिफरेंट टेन्यूर्स की एफडी कराते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इयर्स की एफडी, 3 इयर्स की एफडी, 2 इयर्स की एफडी, 1 ईयर की एफडी, तो उस केस में अगर लेट्स से जो 1 ईयर की एफडी है वो जब रोल इन होगी या मैच्योर होगी तो वो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे मैच्योर होगी, मतलब रिड्यूस इंटरेस्ट रेट पे वो मूव करेगी इन इट्स नेक्स्ट टेन्यूर। अगर आप 10 इयर्स की एफडी कराते हो तो आप लॉक इन कर लेते हो एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो आप देखेंगे कि हायर इंटरेस्ट रेट वाली जो एफडी है, अगर 10 इयर्स की जो एफडी है वो आपको बेटर प्रोपोजिशन के तौर पे सिद्ध होगी। ये तो है एट अ रिड्यूस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप एक हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के तरफ आप मूव कर रहे हैं जहां एफडी के रेट्स बढ़ रहे हैं, जहां रेपो रेट जो है वो बढ़ा रही है आरबीआई, उस केस में जो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट या नंबर ऑफ डेज जिसकी कम है, वो एफडी जब मैच्योर होंगी और वो दोबारा से वो जब अपने सेकंड फेज में जाएगी तो वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पे जाएगी। तो उस केस में जो रिड्यूस टेन्योर वाली एफडीज हैं वो बेटर सिद्ध होंगी विज़ अ हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो इस केस में अगर आप, मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकता, डिपेंड करता है, अगर रिड्यूस इंटरेस्ट रेट मूव कर रहे हैं उस केस में अगर आप अपनी हायर टेन्योर वाली एफडीज को लॉक इन करें तो बेटर होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वाले उसमें मूव कर रहे हैं सिनेरियो में जहां आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, उसमें लोअर टेन्योर वाली एफडीज बेटर आपके प्रोपोजिशन के तौर पे सिद्ध। बिल्कुल, तो ये दो सिनेरियो जो हैं वो रह सकते हैं। दो सिनेरियो को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एफडी का सही टेन्योर जो है वो चूज कर सकते हैं। सर, एफडी लेडरिंग क्या है और रेट कट के दौर में ये किस तरीके से काम आती है? जो एफडी लेवरेजिंग जो होती है वो जनरली होता है कि जब आप एफडी को लेवरेज करके या एफडी को एज अ सिक्योरिटी मानकर उसके अगेंस्ट आप एक लोन लेते हैं या फिर आप एक लिक्विडिटी लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कुछ लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको ओडी लिमिट बोलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एफडी के अगेंस्ट भी आप एक लोन्स ले सकते हैं, उसको बोलते हैं लेवरेजिंग ऑफ एन एफडी। एंड जनरली लोग एफडी के अगेंस्ट लोन्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको अपने कैपिटल फ्लोज मेंटेन करना होता है, कैश फ्लोज मेंटेन करना होता है अपने बिजनेस में। सो दैट इज वेयर द एफडी के अगेंस्ट ओडीज लिया जाता है। ये जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं या जिनको रिक्विजिट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज की जरूरत होती है, वो एफडीज को लेवरेज कराते हैं, एफडीज को प्लेज कराते हैं और उसके अगेंस्ट एक अमाउंट लेते हैं, एक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, जो अपने बिजनेस के कैश फ्लोज के लिए वो उसको यूज करते हैं। तो जनरली इस तरीके से एफडी को लेवरेज किया जाता है और लेवरेज्ड एफडी के अगेंस्ट आप एक अमाउंट दर्जित करते हैं और उस अमाउंट को आप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लेवरेजिंग ऑफ एन एफडी। बिल्कुल सर, अगर हम लेडरिंग की बात करें तो एफडी लेडरिंग क्या होता है, मैं चाहूंगी इस टर्म को आप थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाइएगा। वेल, एफडी लैडरिंग एक ऐसी चीज होती है जहां एक स्टेप अप एफडीज होती हैं और उस स्टेप अप एफडीज में आप डिफरेंट रेट्स पर आप अपनी एफडीज को ब्लॉक करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एफडी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एफडीज 1 साल की एफडी 7% पर है, 2 साल की एफडी लेट्स से 7.5% पर है और लेट्स से 3 साल की एफडी 8% पे है। तो बेसिकली एक लैडर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक स्टेप अप, एक रिएक्शंस हो रहे हैं जहां डिफरेंट टेन्योर्स पे आप अपनी एफडीज को ब्लॉक कर रहे हैं, दर्जित कर रहे हैं और आप अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एफडी लैडरिंग। इन्वेस्टर्स जनरली ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग 365 डेज के लिए एफडी को ब्लॉक करते हैं, कुछ लोग 2 साल के लिए ब्लॉक करते हैं और डिफरेंट टेन्योर्स को इसलिए एंजॉय करते हैं सो दैट अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, चाहे वो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स हो या फिर एस्केलेटेड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो, उनको ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए जनरली एफडीज को डिफरेंट टेन्योर्स पे ब्लॉक कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंक एफडी के अलावा अगर एनबीएफसी की बात करें या एनबीएफसी की डिजिटल एफडी में ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है, लेकिन इसका रिस्क अगर समझा जाए तो इसका रिस्क किस तरीके से समझेंगे? अंजलि, वेल देखिए, आजकल इतने सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, वो अपने उन प्लेटफॉर्म्स, वो एफडीज को एक एज अ गुड एसेट क्लास जो ट्रीट करके मार्केट करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो एक रिस्क प्रोपोजिशन है वो बैंक एफडीज के से वो ज्यादा होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है। आप किसी भी टेन्योर पे खोल लेते हैं विद अ सिंगल क्लिक ऑफ द माउस या सिंगल क्लिक ऑन द ऐप आप खोल लेते हैं, तो दैट इज अ डिजिटल एफडी। बट यस, ऑफ कोर्स, जिस तरीके से आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहां 5 लाख तक की एक कॉर्पस है वो सुरक्षित होता है आपकी बैंक एफडीज में, जनरली वो एक डिजिटल एफडीज में इस तरीके से काम नहीं होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एक जो डिजिटल एफडीज है जो काफी इजी तरीके से खुल जाता है, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, बिकॉज उसका तोड़ना भी उतना ही इजी है एंड एट द सेम टाइम उसके लिए आपकी जो लिक्विडिटी इश्यूज भी कभी कभार आ सकती है अगर आपका जो एफडी है, अगर कल को कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं उस कंपनी में या उससे रिलेटेड कोई भी एनबीएफसी में। बिल्कुल, तो डिजिटल एफडी थोड़ा सा जो रिस्क भरा, जो इसे हम कहते हैं कि ये थोड़ा रिस्क भरा जो है वो हो सकता है। सर, डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC किस पर लागू होता है और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इसे कैसे समझना चाहिए, क्यों समझना चाहिए? देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है, एक मिनट, द क्वेश्चन इज कि डिपॉजिट इंश्योरेंस किस तरीके से लागू होता है। तो आरबीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
जितनी भी बैंक्स, जितनी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी उनके अंदर आता है, वहां पे ये लागू होता ही होता है डिपॉजिट। तो इन दैट केस जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज हैं या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी आरबीआई के सेक्शंस के अंदर फॉल करते हैं, उसके उसके अंतर्गत ये फॉलो करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हर एक बैंक को उतना एक डिपॉजिट मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटती हूँ मैं सर आपके पास। और देखिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं? एफडी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं आज, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप फौरन अपना जो सवाल है वो भेज दीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे शो से जुड़ने का, अपना सवाल पूछने का। आपको लिखना है PASS, पासबुक का ये शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद आपको भेज देना है 9354027995 पर अपना सवाल लिखकर व्हाट्सएप आप कर दें। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो हमारे उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए सवाल जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं। उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं भोपाल से, सुनील वर्मा का आया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या 1 साल वाली एफडी अभी सबसे सेफ है? वेल सुनील जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, सेफ तो आपकी सारी एफडीज ही है। एज सच एफडी की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लमेटिक स्टेज नहीं है। अगर सवाल ये है कि 1 साल वाली एफडी मैक्सिमम रिटर्न्स देगी, तो आंसर यही है कि यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपका जब एफडी दोबारा रोल ओवर होगी नेक्स्ट टेन्योर में, वो उस समय इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज और भी गिर जाएंगे और आपकी जो एफडीज हैं वो एट अ रिड्यूस इंटरेस्ट रेट होगी। तो 1 साल वाली एफडीज जो है उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, मैं चाहूंगा कि जिस हम एक सिनेरियो में मूव कर रहे हैं वहां थोड़े लंबे दर्जे की एक एफडीज करवाएं, सो दैट आप एक हायर इंटरेस्ट को ब्लॉक कर सके और आप बेटर रिटर्न्स को एंजॉय कर सके। जहां तक आपने सेफ्टी की बात करी, तो सेफ्टी के कॉरेस्पॉन्डिंगली सारी एफडीज उतनी ही सेफ है अगर आप किसी भी बैंक की अगर आप एफडी उठा लें। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं हम, और एक और सवाल जयपुर से आया है। अंजलि रायशादा का ये सवाल है। इन्होंने पूछा है कि एफडी इनको रिन्यू करनी चाहिए या फिर ये नई एफडी खोल लें, कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेहतर रहेगा? वेल, एफडी रिन्यूअल की जो बात है वो है कि जब आपकी एक एफडी मैच्योर हो जाती है, तब आपको दूसरी एफडी की तरफ जब मूव इन होना होता है, तो उसको रिन्यूअल ऑफ द एफडी बोला जाता है। और अगर आप एक नई एफडी भी खोल लें, तो इन दैट केस द ओनली थिंग इज कि जब आप अपने एफडीज को रिन्यू कराते हैं, तो वो एट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी एफडी रिन्यू होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक एफडी आपकी 1 साल बाद रिन्यू हो रही है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% इस समय चल रहा है, और 1 साल बाद लेट्स से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो जाता है, तो आपकी एफडी 6% पर रिन्यू होती है। और अगर आप नए एफडी को अभी खोल रहे हैं, तो आप 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी एफडी को खोल सकते हैं। सो इन दैट केस, इस सिनेरियो को देखकर, इस अनसर्टेन सिनेरियो को देखकर, अगर आप अपनी एफडी एक अभी खोल लें, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू रिन्यूअल ऑफ एन एफडी। बिल्कुल, तो नई एफडी अगर आप खोलते हैं तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। जयपुर से माफ कीजिए, कानपुर से अगला सवाल है राजेश बंसल का। ये पूछ रहे हैं कि क्या एफडी तोड़ने पर नुकसान बहुत होता है सर? वेल राजेश जी, देखिए एक पेनल्टी होती है 1% की। लेट्स से अगर आपका एफडी एक पार्ट है एट 6.5% और आप अगर पहले ही लेट्स से 365 डेज की वो एफडी है, अगर आप 365 डेज से पहले अगर आप उस एफडी को अगर आप तोड़ते हैं, तो आप पे 1% का पेनल्टी क्लॉज लग जाता है। तो दैट मींस कि जो 6.5% की एफडी थी वो आपको 5.5% पे के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा आपके अकाउंट में। सो दैट इज ऑल व्हाट द पेनल्टी क्लॉज इज। तो एज सच नुकसान और फायदा तो बहुत नोशनल है, क्योंकि द होल आइडिया आपका प्रिंसिपल तो अभी भी प्रोटेक्टेड है, बट यस द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन इन दैट केस। बिल्कुल, तो उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर मैं आपके पास लौटती हूँ और मैं जाऊंगी अब अपनी सहयोगी दिव्या के पास, जो बता रही हैं कि सरकारी, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव एफडी की जो दरें हैं वो आखिरकार क्या हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और जैसे कि बात हो रही है फिक्स डिपॉजिट पर, किस तरीके का अगर आप एफडी में निवेश करते हैं आपको कैसा ब्याज उसमें प्राप्त होता है, मिलता है, तो आपको बताए थे अलग अलग पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसके अलावा कॉर्पोरेट एफडीज होती हैं, साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, वो 1 से 3 साल की एफडी में किस तरीके की ब्याज आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर पीएसयू बैंक्स में देखें तो 1 से 3 साल की एफडी ब्याज दरें क्या चल रही हैं। देखिए आपके सामने जो लिस्ट है उसमें 5 टॉप बैंक्स हैं इस वक्त, लेकिन हम पहले टॉप 3 की बात करेंगे।
एक साल में अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले नंबर पर 6.25% तक का जो है ये ब्याज देता है अपने निवेशकों को। 3 साल में देता है 6.5% तक का 6.50%। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक PNB, जो कि अगेन एक साल में 6.25% का ब्याज देता है और 3 साल में देता है 6.40% का। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को देखें, एक साल में वही 6.25% का ब्याज और 3 साल में 6.30% का ब्याज। यानी कि इस पूरी लिस्ट में देखें PSU बैंक्स की, तो 3 साल की अवधि में सबसे ज्यादा ब्याज आपको देने वाला जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो 6.5% का ब्याज आपको देता है अगर आप 3 साल तक इसमें FD कराते हैं तो। उसके बाद अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको 1 से 3 साल की FD में किस तरीके के ब्याज देते हैं, तो आपके सामने अगेन फिर से 5 बैंक है। अगर टॉप 3 बैंक्स को हम देखें यहाँ पर, तो 1 साल की अवधि में बंधन बैंक के टॉप में जो है 7% का आपको ब्याज देता है FD पर, 3 साल में भी 7% का देता है। DCB बैंक को देखें, 6.90% का ब्याज देता है 1 साल में और 3 साल में 7% का देता है। IDFC फर्स्ट बैंक को देखें, 6.30% 1 साल में, 3 साल में 7% का ब्याज है। यानी कि अगर हम देखें तो 1 साल में सबसे ज्यादा ब्याज जो दे रहा है आपको वो बंधन बैंक ही दे रहा है 7% का। बाकी अगर 3 साल की अवधि देखें तो 3 बैंक है टॉप के, बंधन बैंक, DCB बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, जो आपको 7% तक का ब्याज यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में बात करते हैं कि वो 1 से 3 साल की अवधि में FD पर किस तरीके का ब्याज निवेशकों को देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉप 5 जो बैंक है आपके सामने है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अगर टॉप 3 को भी हम उठाकर देखें इसमें से, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल की अवधि में आपको जो है 7% तक का ब्याज FD पर देता है। 3 साल की अवधि में यही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% तक का ब्याज देता है आपको। और स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, 1 साल में 6.25% का ब्याज, 3 साल में 7.5% का ब्याज आपको देता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, 1 साल में 6% का ब्याज आपको देता है ये FD पर और 3 साल में जो है 7.5% का ब्याज ये आपको देता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर यहाँ पर भी देखें तो 1 साल की अवधि में सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला जो बैंक है वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है 7% तक का, और 3 साल की अवधि में टॉप 3 जो बैंक्स है वो आपको 7.5% तक का ब्याज देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं आखिर में कॉर्पोरेट FD में 1 से 3 साल में किस तरीके का ब्याज आपको मिलता है अगर आप कॉर्पोरेट FD में निवेश करते हैं। तो फिर से आपके सामने 4 कॉर्पोरेट FDs का नाम है। अगर हम टॉप 3 को भी देखें तो मुथूट कैपिटल को देखते हैं सबसे पहले। अगर आप इसमें 1 साल की FD कराते हैं तो आपको 7.90% तक का इंटरेस्ट ये लोग देते हैं, और अगर 3 साल की कराते हैं तो 8.95% यानी कि लगभग 9% तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस को देखें, 1 साल की FD में जो है 8.25% तक का ब्याज आपको ही देते हैं, और 3 साल की FD में भी ये 8.25% तक का ही ब्याज आपको देते हैं। वहीं अगर श्रीराम फाइनेंस को देखें तो 1 साल में 7% तक का ब्याज ये आपको देते हैं FD पर, और 3 साल में जो है 7.60% का इंटरेस्ट ये आपको देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुथूट कैपिटल जो है हमारी कॉर्पोरेट FD वो 3 साल की अवधि में सबसे ज्यादा ब्याज आपको दे रही है 8.95% का। उसके बाद जो तमाम कॉर्पोरेट FD हैं वो आपको 7.10 से शुरू होता है, 3 साल में अगर देखें और 8.95% तक जाता है, इतना ब्याज आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो ये आपके पास अलग अलग विकल्प है अगर आप FD में निवेश करना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया दिव्या, और बहुत ही आपने विस्तार से एक्सप्लेन करके बताया कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे कि सरकारी FD हो गई, प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस और इसके अलावा कॉर्पोरेट FD अगर आप चूज करते हैं तो किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट उस पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, FD में कंपाउंडिंग और पे आउट मंथली या क्वार्टरली कैसे सिलेक्ट करें, कैसे चूज करें, सही वे क्या है चूज करने का? FD में जो पे आउट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से एक इन्वेस्टर एंजॉय कर सकता है। वो उसको मंथली भी ले सकता है, वो क्वार्टरली भी ले सकता है, वो एनुअली भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि उसको मंथली कंजम्पशन के लिए कुछ अमाउंट की जरूरत है, उस केस में मंथली पे आउट्स वर्क्स द बेस्ट। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि जो क्वार्टरली पे आउट से उसका जो एक जो रोजमर्रा की जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, तो उसको क्वार्टरली पे आउट्स ले लेते हैं। द ओनली डिफरेंस इज जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है वो पे आउट के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? बिकॉज आप ऑलरेडी इन कैश करा लेते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने 100 रुपए की FD करी और उसमें 2 रुपए का जो पे आउट है वो एंजॉय कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मंथली इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपके अकाउंट में 2 रुपए आ गए तो FD जो कंपाउंड करेगी वो 100 रुपीज से करेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उस पैसे को पे आउट के फॉर्म में नहीं लेंगे तो 102 रुपए से आपका पैसा कंपाउंड होगा। तो जनरली कंपाउंडिंग इफेक्ट्स काम तब करते हैं जब आप
पे आउट्स नहीं लेते हैं। क्यों? बिकॉज आपका जो कैपिटल है, एक जो आपकी जमा राशि है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कंपाउंडिंग जो है वो 5 से 4-6 साल में बहुत स्ट्रांगली काम करता है जब आप पे आउट्स नहीं लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको पे आउट्स लेने ही लेने हैं, तो वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट थोड़ा कम काम करता है और आपका पैसा प्रिंसिपल जो आप लगाते हो उसके हिसाब से ही निर्धारित तरीके से बढ़ता है। बिल्कुल। और सर, क्या एफडी को समय से पहले तोड़कर नई ऊंची दर वाली एफडी में शिफ्ट करना, क्या ये फायदेमंद हो सकता है? वेल अंजलि, बहुत इन्वेस्टर्स ऐसा भी करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल वो एक एट अ हायर इंटरेस्ट रेट वाले सिनेरियो में जो हम जाते हैं जहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उस केस में जनरली इन्वेस्टर्स का ये रुझान देखा जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो वो अपनी पुरानी एफडीज को एट 1% के पेनल्टी क्लॉज पे बाहर निकालकर एट अ हायर इंटरेस्ट रेट्स पे ब्लॉक कर देते हैं। वो जनरली इसलिए करते हैं सो दैट वो एक हायर इंटरेस्ट को एंजॉय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, कई बैंक और एनबीएफसी स्पेशल एफडी स्कीम निकालते हैं, क्या ये वाकई में काफ़ी बेहतर ऑप्शन है या फिर सिर्फ सीमित यानी कि लिमिटेड समय का मार्केटिंग ऑफर ये इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं? देखिए अंजलि, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोपोजिशन है जो मैं बताना चाहूंगा। जनरली जो एफडीज की जो कैलकुलेशन होती है वो यही होती है, रेपो रेट प्लस एक कॉरिडोर होता है जो हर बैंक एक अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए रखती है। लेट्स से अगर रेपो रेट 4% है तो वो 2-2.5% ऊपर करके 6-6.5% की एक एफडी देती है। इस तरीके से एक कैलकुलेशन होता है। बट लेट्स से अगर कोई बैंक नया खुलती है, वो अपनी मार्केटिंग के लिए या अपने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए अगर वो एक नए नए तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं जहां वो एक हायर इंटरेस्ट रेट्स इन्वेस्टर्स को एंजॉय करने के लिए उनको लुभाती है अपनी तरफ। सो दैट इज द रेट। क्या है, बहुत सारी एक जो बैंक्स होती हैं वो ऐसा करती हैं, स्पेशली द स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर हम देखें, वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट्स इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती हैं सो दैट वो एक उनके साथ इन्वेस्ट करें, उनके साथ एफडीज में जुड़े और एज अ रिजल्ट ऑफ इच बैंक के पास एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ कैपिटल मोबिलाइज हो सके और वो उस कैपिटल को रोटेट कर सके इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग, और उससे वो प्रॉफिट्स कमा सके। बिल्कुल, यानी कि ये जो अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने का एक मार्केटिंग ऑप्शंस हो सकता है। लुभावने ऑफर जो हैं वो दिए जाते हैं। सर, जॉइंट एफडी कई बार लोग चूज़ करते हैं या फिर सिंगल एफडी लोग कई बार चूज़ कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर होता है, खासकर परिवार की अगर प्लानिंग करनी हो, टैक्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो? वेल अंजलि, देखिए जॉइंट एफडी और सिंगल एफडी में अंतर बस ये होता है कि सिंगल एफडी में आपका जो सिग्नेटरीज होता है वो एक ही होता है, जॉइंट एफडीज में दोनों होते हैं। प्लानिंग के टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट प्रोपोनेंट होता है या फर्स्ट होल्डर होता है उस पे ही सारा का सारा टैक्स का एक इम्प्लीकेशन होता है। सो इन दैट केस जनरली फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जनरली लोग जॉइंट एफडीज कराते हैं, उसका टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट द ओनली थिंग इज अगर आप जॉइंट एफडी कराते हो मेक श्योर कि आपके दोनों पार्टनर्स हैं वो जिंदा हो उस समय, अगर नहीं है तो आपको अपने एफडीज में मोड ऑफ होल्डिंग्स चेंज करवाना पड़ेगा एट अ लेटर स्टेज। तो या तो आप इधर और भी एक ऑप्शन होता है मोड ऑफ होल्डिंग, एक सिंगल भी होता है और एक जॉइंट भी होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस तरीके से केमिस्ट्रीज है आपके स्पाउस के साथ, आपके किस तरीके की केमिस्ट्री आपके अपने बच्चों के साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली लोग जनरली जॉइंट एफडीज कराते हैं या सिंगल एफडीज रखते हैं। बिल्कुल। और सर, जॉइंट एफडी में क्या टैक्स बचत होती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है उसमें? वेल इट इज जस्ट अ मोड ऑफ होल्डिंग, एज सच कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो फर्स्ट होल्डर होता है उसी को ही सारा का सारा टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अगर वो टैक्स सेविंग एफडीज करते हैं तो फर्स्ट होल्डर भी एंजॉय करता है। सो दैट इज ऑल हाउ द जॉइंट एफडीज वर्क और द सिंगल एफडी वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कुछ सवाल आ गए हैं हमारे दर्शकों के, एक बार उनको शामिल कर लेते हैं। मेरठ से सवाल आया है सर, नेहा दुबे का। ये पूछ रही हैं कि कॉर्पोरेट एफडी में पैसा सुरक्षित कैसे माने, कौन से आखिरकार संकेत उन्हें देख लेने चाहिए पहले से ताकि उनको पता लग जाए कि उनका पैसा सुरक्षित है या फिर अब नहीं है? तो नेहा, मैं आपको मैं विश्लेषण देना चाहता हूँ कि दो एस्पेक्ट्स हैं जो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किस कॉर्पोरेट की आप एफडीज ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 2-3 नाम बताए आपको, अगर आप उनकी एफडीज लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो एक अच्छा कंसिडर किया जाता है, अच्छे नाम है इंडस्ट्री में, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट काफी सेफ एंड सिक्योर है। एक चीज जो इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी एफडी एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है तो उस केस में उसकी जो अमाउंट ऑफ रिस्क एसोसिएशन है वो भी ज्यादा हो जाता है। बिकॉज जैसे मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया कि एफडी जनरली एक रेपो रेट प्लस
कुछ कॉरिडोर होता है जो हर बैंक से आपको देती है, उसके हिसाब से एफडी के ब्याज दर जनरली होते हैं। बट अगर आपको इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए या आकर्षित करने के लिए अगर कोई भी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी बैंक अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो एक रिस्की प्रोपोजिशन भी होता है। सो इन्वेस्टर से जनरली यही एक गुजारिश है कि एफडी से केस में आपके पास मोर और लेस जितना एफडी के रेट्स कम होते हैं विज़ अदर बैंक्स, उतनी ही एफडी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एफडी 7% पर है और एक एफडी आपकी कॉर्पोरेट एफडी 13% पर है, तो 7% वाली एफडी ज्यादा सिक्योर एंड सेफ मानी जाती है विज़ 13% वाली एफडी। और इन्वेस्टर्स को यही एक सजेशन दिया जाता है कि आप अपनी एफडी जस्ट बिकॉज एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक एफडी मिल रही है तो आप उस मोड की तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, बिकॉज उसके जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं या रिस्क एसोसिएटेड हैं उस पे वो भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हायर इंटरेस्ट रेट पर अगर आपको एफडी जो है वो मिल रही है तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। इंदौर से सवाल है अमित गोयल का, बैंक की स्वीप इन एफडी फैसिलिटी का उपयोग कितना फायदेमंद हो सकता है? वेल अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो सेविंग्स बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2-2.5% होता है। जो बहुत सारी बैंक्स है वो आपको एक प्रोविजन देती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद अगर आपके बैंक में कोई भी पैसा है तो वो स्वीप करके उसको एफडीज में कन्वर्ट कर देती है। वो जो पैसा है जो 2-2.5% पे सेविंग्स अकाउंट में रखा रहता है वो 7-7.5% में एफडी में मूव हो जाता है और आप उसको जब भी ब्रेक करना चाहते हो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं और वो पैसा आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इन दैट केस जो स्वीपिंग एफडीज का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। बहुत सारी बैंक्स ऑलरेडी ये ऑफर्स करते हैं और ये ऑफर करने का जो मेन जो एक आकर्षण है इन्वेस्टर्स के लिए वो यही है कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा मूव हो जाता है ऑटोमेटिकली और आप एक जब आपको ब्रेक करना हो या आपको लिक्विडिटी की जरूरत हो तब आप उसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा उतना दोबारा आ जाता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पैसा आपके अकाउंट में नहीं होता तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। सो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो स्वीपिंग एफडी इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करती हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर एफडी पर अगर टैक्स लगता है तो वो कैसे लगता है? टीडीएस, फॉर्म 15G, 15H और टैक्स ब्रैकेट का असली असर फिर किस तरीके से देखा जाता है? एफडी में ना दो अलग अलग चीजें होती हैं जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। एक तो टीडीएस होता है जो जिसको आप टैक्स डिडक्टेड सोर्स बोलते हैं, वो आपके एफडी में कटता है और उसके बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से अगर 6% है तो टीडीएस कटने के बाद थोड़ा सा आपका टीडीएस कट जाता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द टैक्स आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको बात करते हैं और आप उस पैसे को अवेल कर सकते हैं टीडीएस को वापस जो आपका टैक्स कटा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एफडी पे वो आपके इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंगली होता है। लेट्स से अगर आप 30% के स्लैब में फॉल कर रहे हैं और आपका 6% का एफडी है तो इफेक्टिवली आपको जो मिल रहा है वो आपको 4.9% के आसपास या 5.6% के आसपास मिल रहा होता है। सो इन दैट केस जो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे होते हैं उस टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली आपको अपने एफडी के इंटरेस्ट पे आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को, जिसके कारण आपको एफडी के फाइनली जो आपको जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स होते हैं वो एफडी के रिलेटिवली कम हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारा पैसा आपके टैक्स को देने में लग जाता है। बिल्कुल। और सर 2026 में बड़े खर्च जैसे कि स्कूल फीस हो गई, शादी हो गई, घर हो गया, अब ऐसे में इन सब चीज के लिए अगर कोई पैसा जोड़ रहा है तो उनके लिए एफडी प्लानिंग सर कैसे होनी चाहिए? वेल जैसे आपने एफडी लैडरिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया कि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप अपनी एफडीज को ब्लॉक करा देते हैं, तो मुझे लगता है एफडी लैडरिंग इज अ गुड थिंग। हालांकि अगर हम एक ऐसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में मूव कर रहे हैं जहां एफडीज के रेट अब कम ही होंगे तो बेटर है कि लोग अपने हायर एफडीज को ब्लॉक कर लें। जैसे जैसे उनको उनकी जो कमिटमेंट्स है आ रही है वैसे वैसे उनको अपनी एफडीज को तोड़ भी सकते हैं और उस पैसे को अवेल भी कर सकते हैं, जहां उनको 1% का पेनल्टी क्लॉज पे करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो एफडीज है वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मूव कर रही है। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर प्रोपोजिशन। कुछ आप अपने एफडी लैडरिंग का भी यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 365 डेज की एफडी या 2 इयर्स की या 3 इयर्स की एफडीज भी अगर आप रखते हैं आपको अपने गोल बेस्ड प्लानिंग के हिसाब से, तो आप अपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आपको एक निर्धारित टाइम पे मिल जाता है जिससे आप अपने किसी भी गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आपने एफडी को लेकर लोगों के मन में जो सवाल थे उनको आपने क्लियर कर दिया है। एफडी को लेकर आपने बताया कि आखिरकार उसका जो टेन्योर है वो कितना आपको रखना चाहिए, कहाँ रिस्क फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है, कैसे आप इससे अगर कहीं पर भी रिस्क है तो कैसे आप इससे बच सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर।
Thank you so much, Anjali. The pleasure is all mine, and Happy New Year to you too. थैंक यू सर। तो आज हमने समझा कि रेट कट के दौर में एफडी निवेश का फोकस सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज नहीं बल्कि सही टेन्योर, लेंडरिंग, सुरक्षा और टैक्स इम्पैक्ट पर होना चाहिए। बैंक एफडी, डिजिटल एफडी और कॉर्पोरेट एफडी, हर ऑप्शन का अपना फायदा और अपना जोखिम भी है। पासबुक द सेविंग शो में हमारा मकसद यही है कि आपकी बचत सही दिशा में जाए और आपका जो फैसला है वो मजबूत बने। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बोनस।